थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, डार्विनिज्म इसे बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इस थ्योरी को किसने दिया था भैया, डार्विन ने इस थ्योरी को दिया था। ठीक है, तो आखिर में डार्विन, आप समझना कि डार्विन कहाँ गए थे, सी वॉयज में गए थे, समुद्री यात्रा में गए थे 5 ईयर्स के लिए। कब से कब गए थे भाई, 1831 से 1836 तक गए थे सी वॉयज में। ठीक है, तो आप समझो कि डार्विन कौन से शिप में गए थे, HMS बीगल शिप में डार्विन गए थे, HMS बीगल शिप में डार्विन, जो कि सी वॉयज में गए थे। ठीक है, आप समझना कि डार्विन वेरियस आइलैंड को विजिट किया और डिफरेंट टाइप के इन्होंने ऑब्जर्व किया, डिफरेंट चीज़ों को इन्होंने ऑब्जर्व किया। ठीक है, और अपने साथ आप समझना कि डार्विन जब सी वॉयज में गए, जब डार्विन कहाँ गए भी, जब डार्विन सी वॉयज में गए थे, समुद्री यात्रा में गए थे, तो अपने साथ क्या लेके गए थे, अपने साथ 2 बुक को अपने साथ लेकर गए थे। क्योंकि उस टाइम तो फोन नहीं था, उस टाइम तो सोशल मीडिया नहीं था कि डिस्ट्रैक्ट हो सके भैया, समझे, उस टाइम तो नहीं था। 1880s में आप समझो ना, कहाँ 80s में आप कहाँ था भाई, कुछ नहीं था उस टाइम। ठीक है, तो पहले जब कहीं जाते थे तो अपने साथ बुक साथ लेकर जाते थे, जिससे भैया टाइम पास करने के लिए पहले बुक पढ़ते थे पहले। ठीक है, समझ आया, पहले टाइम पास नहीं होगा तो क्या कर पढ़ेंगे भैया, बुक पढ़ो। बात समझ आया। डार्विन अपने साथ 2 बुक लेकर गए थे। एक बुक था भाई प्रिंसिपल्स ऑन पॉपुलेशन बाई थॉमस माल्थस, और जो दूसरा बुक था प्रिंसिपल्स ऑन जियोलॉजी बाई चार्ल्स लाइट। ये 2 बुक था जो कि डार्विन अपने साथ लेकर गए थे। बात समझे, 2 बुक ये था जो कि डार्विन अपने साथ लेकर गए थे। ठीक है, तो आखिर में बात करेंगे डार्विन, आप समझो कि डार्विन ने क्या दिया भैया, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को दिया है। ठीक है, तो आखिर में क्या की पॉइंट में हम बात करेंगे कि आखिर में क्या कौन से की पॉइंट है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, बात समझे। तो आपने डार्विन के बारे में जान लिया कि एक्चुअल में डार्विन कहाँ गए थे भाई, सी वॉयज में गए थे, 5 ईयर्स के लिए गए थे, HMS बीगल शिप में गए थे और अपने साथ 2 बुक को लेकर गए थे, अपने साथ 2 बुक को लेकर गए थे, 2 बुक अपने साथ लेकर गए थे। प्रिंसिपल्स ऑन पॉपुलेशन बाय थॉमस माल्थस एक बुक का नाम है, समझे, और दूसरा बुक है प्रिंसिपल्स ऑन जियोलॉजी बाय चार्ल्स लाइल। ये 2 बुक अपने साथ लेकर गए थे। ठीक है, क्लियर हुआ आपको। अब बात करते हैं कि आखिर में थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के आखिर में कौन से इसके की पॉइंट है, आखिर में डार्विन ने क्या ऑब्जर्व किया, किन चीज़ों को ऑब्जर्व किया, डिफरेंट आइलैंड जब गए डार्विन ने, तो आखिर में क्या चीज़ें थे जो कि डार्विन ने ऑब्जर्व किया, उसको हम लोग समझेंगे। क्या मेन पॉइंट है इसके थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, कौन से मेन पॉइंट है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बात समझिए, आपको नेचुरल सिलेक्शन मतलब समझते हो, पहले आप समझो कि भैया नेचुरल सिलेक्शन, तो आखिर में नेचुरल सिलेक्शन का मतलब होता है कि भाई जिसे नेचर सेलेक्ट करे, समझे, तो जिसे नेचर सेलेक्ट करे उसे बोलते हैं क्या, नेचुरल सिलेक्शन। नेचर जिसे सेलेक्ट करता है उसे बोला जाता है क्या, नेचुरल सिलेक्शन। क्लियर, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि नेचुरल सिलेक्शन ही क्या। ठीक है, तो नेचर जिसको सेलेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं भैया, नेचर जिसको सेलेक्ट करता है, सिलेक्टेड बाय नेचर इज नोन एज नेचुरल सिलेक्शन। नेचर जिसे सेलेक्ट करता है, नेचर जिसे चुनता है, उसे बोला जाता है क्या, नेचुरल सिलेक्शन, इसे हम लोग बोलते हैं। तो ये चीज़ पता हो गया आपको, ठीक, समझ आ गया। अब देखो, अब बात करते हैं आखिर में थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, कौन से इसके की पॉइंट है, कौन से इसके की पॉइंट्स है भैया, इसको हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो की पॉइंट्स अबाउट किसका भैया, की पॉइंट्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, की पॉइंट्स किसके भाई, की पॉइंट्स ऑफ थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के आखिर में कौन से की पॉइंट्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट की पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए भाई, कौन सा है, सबसे फर्स्ट जो की पॉइंट है हम लोग का, सबसे फर्स्ट है हाई रिप्रोडक्शन रेट। ठीक है, हाई रिप्रोडक्शन रेट। तो ये हाई रिप्रोडक्शन रेट का मतलब कि डार्विन ने बात किया था किसके बारे में, डार्विन ने किसके बारे में बताया भैया, हाई रिप्रोडक्शन रेट के बारे में। डार्विन ने बताया कि हाई रिप्रोडक्शन रेट, कि हर ऑर्गेनिज्म के पास हाई रिप्रोडक्शन रेट है, मतलब हर ऑर्गेनिज्म के पास, एवरी ऑर्गेनिज्म हैव हाई रिप्रोडक्शन कैपेसिटी। हर ऑर्गेनिज्म के पास हाई रिप्रोडक्शन करने का क्या भैया, हाई रेट में, आप समझो कि हाई रेट में क्या कर सकते हैं, ईच ऑर्गेनिज्म हाई रेट में रिप्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, हाई रेट में क्या कर सकता है भाई, मैक्सिमली आप समझो कि हाई रेट में ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि जो हम लोग का जो नेचुरल रिसोर्सेज है भाई लिमिटेड है, समझे, नेचुरल रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है, समझे, इसीलिए जो ऑर्गेनिज्म भाई मैक्सिमली आप समझो कि हाई रेट में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। लेकिन उसके पास ऐसा नहीं कि नहीं करता तो उसके पास नहीं भाई, उसके पास, और हर ऑर्गेनिज्म के पास क्या, हर ऑर्गेनिज्म के पास एबिलिटी है कि हाई रेट में क्या कर सकता है भैया, हर ऑर्गेनिज्म के पास एबिलिटी है कि हाई रेट में वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन नहीं करता। क्यों, क्योंकि हम लोग समझो कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है भाई और कैसा लिमिटेड है। बात समझे, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हाई रिप्रोडक्शन रेट,
हाई रिप्रोडक्शन रेट होने के बाद भी आप समझोगे जो पॉपुलेशन जो है भैया, पॉपुलेशन हम लोग कांस्टेंट मेंटेन है, समझे। जो पॉपुलेशन का साइज है कैसा है भैया, कांस्टेंट है, बात समझे। हाई रिप्रोडक्शन रेट होने के बाद भी आप समझोगे जो पॉपुलेशन का साइज है ये रिमेन कांस्टेंट, मतलब जो पॉपुलेशन का साइज है भैया कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेस आर लिमिटेड, क्योंकि जो नेचुरल रिसोर्सेस है हम लोग के लिमिटेड है, समझे। नेचुरल रिसोर्सेस जो अनलिमिटेड नहीं है, ठीक है। तो आपने समझ लिया कि हाई रिप्रोडक्शन रेट, हाई रिप्रोडक्शन रेट का मतलब आपने समझ लिया। हाई रिप्रोडक्शन रेट के होने के बाद भी आप समझना कि जो पॉपुलेशन साइज आप समझो, इसके होने के बाद भी आप समझो कि जो पॉपुलेशन साइज रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। हाई रिप्रोडक्शन रेट होने के बाद भी क्या कि पॉपुलेशन साइज आप समझना कि पॉपुलेशन साइज रिमेन्स कांस्टेंट। जो पॉपुलेशन का साइज है ये रिमेन रहता है, समझे। तो पॉपुलेशन साइज रिमेन्स कांस्टेंट, पॉपुलेशन का साइज तब भी आप समझना कि कांस्टेंट मेंटेन रहता है, समझे। तो पॉपुलेशन साइज रिमेन्स कांस्टेंट, पॉपुलेशन का साइज जो कि कैसा होता है भैया, ये कांस्टेंट मेंटेन रहता है, समझे। कांस्टेंट मेंटेन होता है, समझे ना। हाई रिप्रोडक्शन रेट होने के बाद भी जो पॉपुलेशन का साइज ये हम लोग का कांस्टेंट होता है, समझे। क्यों कांस्टेंट होता है पॉपुलेशन का साइज, आखिर में कांस्टेंट क्यों होता है? एक्सेप्ट आप समझो कि एक्सेप्ट सीजनल फ्लक्चुएशन को छोड़ के, समझे ना। सीजनल फ्लक्चुएशन को छोड़ के आप समझो कि एक्सेप्ट सीजनल फ्लक्चुएशन को छोड़ के जो पॉपुलेशन का साइज है आपका कांस्टेंट मेंटेन होता है, कांस्टेंट रहता है, समझे। क्लियर हुआ? क्यों भाई? बिकॉज नेचुरल रिसोर्सेस आर क्या लिमिटेड, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेस कैसे हैं भैया, लिमिटेड। बिकॉज नेचुरल रिसोर्सेस आर लिमिटेड, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज जो कि लिमिटेड है, समझे ना। तो बिकॉज नेचुरल रिसोर्सेस आर लिमिटेड, समझे। क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेस कैसे हैं भाई हम लोग के पास, लिमिटेड, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेस हम लोग के पास कैसा है, लिमिटेड है, बात समझे। इसीलिए जो पॉपुलेशन का साइज है भैया ये कांस्टेंट रहता है, इंक्रीज नहीं करता, समझे आपको, ठीक है। तो यह पहला पॉइंट आपने समझ लिया कि आखिर में डार्विन ने बताया था किसके बारे में, डार्विन ने बात किया था हाई रिप्रोडक्शन रेट के बारे में, डार्विन ने ऑब्जर्व किया हाई रिप्रोडक्शन रेट में। ये पहला पॉइंट हम लोग का है, मेन की पॉइंट है किसका भैया, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का मेन की पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपने समझ लिया, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट जो कि डार्विन ने बताया, बोला था किसके बारे में, स्ट्रगल, आप समझना स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, समझे। स्ट्रगल फॉर किसके लिए, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो अगर आपको एग्जिस्ट करना है इस अर्थ में, आपको एग्जिस्ट करना है तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। डार्विन को पहले ही पता था कि आपको अगर क्या करना, आपको एग्जिस्ट करना, आपको अगर रहना इस दुनिया में, संसार में आपको रहना है तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, स्ट्रगल करना पड़ेगा। आप समझ 80s में इस थ्योरी को डार्विन ने दिया था। डार्विन को पहले आप सोचो ना कि पहले से पता था कि भाई स्ट्रगल है, समझे। स्ट्रगल हर जगह स्ट्रगल, बिना स्ट्रगल के कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, समझे। बिना स्ट्रगल के ऐसा कोई सोचे कि भाई मेरे लाइफ में कभी स्ट्रगल ही मत आए, कभी आए ही नहीं, ठीक है। हमेशा मैं खुश रहूँ, कभी मेरे लाइफ में कभी डिप्रेस ना हो, कभी मैं दुख ना हो, भाई ऐसा पॉसिबल ही नहीं। दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जो आज तक, तो दुनिया में जो आपको कोई भी ऐसा आदमी नहीं मिलेगा तो आज तक आप समझो कि दुखी ना हो, कभी भी डिप्रेस ना हो, ऐसा कोई आपको मिलेगा ही नहीं। हर कोई ना डिप्रेस हुआ, लेकिन यही डिप्रेशन को कोई ओवरकम कर लेता है, कोई उसी में डूब जाता है, बात समझे ना। क्लियर हो आपको? और जो ओवरकम कर लेता है वो सवर जाता है फिर। तो आपको क्या समझाया भाई कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस मतलब कि हमको स्ट्रगल करना पड़ रहा है एग्जिस्ट रहने के लिए, मतलब कंपटीशन है। मतलब क्या, इसका मतलब है कंपटीशन हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि कंपटीशन हो रहा है, कंपटीशन। और ये कंपटीशन आप समझना कि सेम मेंबर के स्पीशीज के बीच में भी हो रहा है और डिफरेंट मेंबर के स्पीशीज के बीच में भी हो रहा है, समझे। स्ट्रगल करने के लिए और भैया कंपटीशन, क्योंकि पॉपुलेशन काफी ज्यादा, इससे कंपटीशन हो रहा है, समझे। और ये कंपटीशन सेम मेंबर के स्पीशीज के बीच में भी एक कंपटीशन आप समझो कि सेम मेंबर के स्पीशीज के बीच में भी हो रहा है, और ये कंपटीशन डिफरेंट मेंबर के स्पीशीज के बीच भी हो रहा है, समझे। तो कंपटीशन ऑकर बिटवीन मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज एंड या कंपटीशन ऑकर बिटवीन मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, समझ है आपको। तो कंपटीशन दो टाइप के होता है भाई, एक होता है क्या इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, इंट्रा स्पेसिफिक
दो टाइप के कंपटीशन होता है, एक हम लोग का होता है क्या इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, बात समझे, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, और दूसरा कंपटीशन होता है जिसे बोलते हैं क्या इंटर स्पेसिफिक, समझे, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, क्लियर है। तो आखिर में इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन का मतलब क्या होता है, इसमें कंपटीशन होता है बिटवीन मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज, जब सेम, आप समझो कि सेम मेंबर के बीच में जब कंपटीशन होता है तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, समझे। तो इसका मतलब क्या भैया, कंपटीशन ऑकर बिटवीन, आप समझना कि कंपटीशन ऑकर बिटवीन, आप समझे कंपटीशन बिटवीन, आप समझो ना कंपटीशन किसके बीच में हो रहा है, बिटवीन मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज, इसमें आपका कंपटीशन हो रहा है बिटवीन मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज, समझे, बिटवीन मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज, समझे। तो इसमें आप समझना कि जो कंपटीशन हो रहा है कहाँ भैया, मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज के बीच में भी यहाँ क्या होता है, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन में होता है, समझ है आपको। और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन में बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, इसमें आप समझना कि इसमें होता है कंपटीशन बिटवीन मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर के बीच में क्या होता है भैया, कंपटीशन हो रहा है, समझ है आपको। तो बिटवीन मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, बिटवीन मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, समझे, बिटवीन मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि भाई कंपटीशन तो हर जगह क्या है, हर जगह आपको कंपटीशन देखने को मिलता है। तो बिटवीन मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है, वो आपको समझ है आपको ये। तो कंपटीशन, सेकंड पॉइंट क्या बताएं हम लोग, क्या बात, सेकंड पॉइंट क्या है भाई, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, तो एग्जिस्ट करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, तो कंपटीशन है भैया। कंपटीशन किसके बीच में, कंपटीशन बिटवीन मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज, कंपटीशन सेम मेंबर के स्पीसीज के बीच में, जिसे बोलते हैं क्या, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन भी हो रहा है, समझे, इंट्रा स्पेसिफिक भी कंपटीशन हो रहा है, समझे। और बिटवीन मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर के बीच में भी क्या हो रहा है भैया, कंपटीशन हो रहा है, मतलब इंट्रा एंड इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, सेम मेंबर के बीच में भी कंपटीशन हो रहा है, और डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर के बीच में भी क्या हो रहा है भाई, कंपटीशन हो रहा है, ठीक है। तो ये डार्विन ने मतलब ऑब्जर्व किया था कि कंपटीशन तो है भाई, इसलिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, स्ट्रगल करना पड़ेगा, इसके लिए भैया स्ट्रगल करना पड़ेगा हम लोग को एग्जिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो आपने समझ लिया कि डार्विन का सेकंड पॉइंट क्या था, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। फिर बात करेंगे हम लोग थर्ड पॉइंट, जिसे बोला जाता है वेरिएशन। फिर डार्विन ने बात किया था किसके बारे में भाई, फिर डार्विन ने बात किया था वेरिएशंस के बारे में, ठीक है। फिर डार्विन ने, आप समझना कि वेरिएशंस के बारे में डार्विन ने बात किया कि वेरिएशंस डार्विन के हिसाब से, समझे ना, डार्विन के हिसाब से वेरिएशन कैसे होता है, वेरिएशन स्मॉल होते हैं और डायरेक्शनल होते हैं, समझे ना। डार्विन के हिसाब से वेरिएशन कैसे होता है, डार्विन के हिसाब से आप समझो कि वेरिएशन जो कि स्मॉल होते हैं एंड डायरेक्शनल होता है, समझे, एक डायरेक्शन, इनका प्रॉपर एक डायरेक्शनल होता है, ऐसा नहीं कि कभी नहीं, प्रॉपर जो वेरिएशन है ये स्मॉल होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं भाई, डायरेक्शनल होते हैं, बात समझे। अकॉर्डिंग टू डार्विन, आप समझना कि डार्विन के हिसाब से, ठीक, मेन ऑफ पॉइंट के थर्ड पॉइंट हम लोग का क्या भैया, वेरिएशन, ठीक है। तो डार्विन के हिसाब, आप समझना कि वेरिएशन, तो वेरिएशन आप समझो कि वेरिएशन, ठीक है, तो वेरिएशन, तो डार्विन ने वेरिएशन के बारे में क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू डार्विन के हिसाब से हम समझना कि डार्विन के हिसाब, अकॉर्डिंग टू डार्विन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डार्विन, ठीक है। तो डार्विन ने वेरिएशन का डिफाइन कैसे किया, अकॉर्डिंग टू डार्विन, ठीक है, तो डार्विन ने बोला कि जो वेरिएशन जो है भाई, वेरिएशन जो कि कैसे भी आप समझना कि अकॉर्डिंग टू डार्विन। तो आखिर में डार्विन ने बताया कि जो वेरिएशंस होते हैं, वेरिएशंस कैसे होता है भाई, वेरिएशन होते हैं कैसे, आप समझो कि वेरिएशन होता है स्मॉल एंड डायरेक्शनल, ठीक है। डार्विन ने क्या बताया भैया कि वेरिएशंस आर स्मॉल एंड डायरेक्शनल, वेरिएशन कैसे होता है, वेरिएशन जो कि स्मॉल होते हैं एंड डायरेक्शनल होते हैं, स्मॉल एंड डायरेक्शनल, ठीक है। वेरिएशन कैसे होता है, स्मॉल होते हैं, और कैसे होते हैं भाई, स्मॉल होते हैं एंड डायरेक्शनल होता है। प्रॉपर एक फिक्स डायरेक्शनल में क्या होता है, प्रॉपर एक फिक्स डायरेक्शन में क्या होता है भाई, वेरिएशन जो कि होता है, समझे। तो वेरिएशन जो कि कैसे होता है भाई, हम लोग के स्मॉल होते हैं एंड डायरेक्शनल होता है, स्मॉल एंड डायरेक्शनल होते हैं, ठीक है। डार्विन के हिसाब से वेरिएशन कैसे होते हैं, आप समझना कि वेरिएशन जो कि स्मॉल होते हैं और कैसे होते हैं भाई, डायरेक्शनल होते हैं, प्रॉपर एक फिक्स्ड डायरेक्शन में क्या होता है, आप समझो कि वेरिएशन जो कि
अकर होता है, समझ है आपको, तो वेरिएशन, ठीक है। और डार्विन ने क्या बोला था कि जो यूजफुल वेरिएशन जो होता है, जो यूजफुल वेरिएशन जो कि कैसे होता है भाई, इनहेरिटेबल, ठीक है। डार्विन ने बोला था कि जो क्या होता है, जो यूजफुल वेरिएशन जो कि इनहेरिटेबल भी होता है, समझे, बात समझ है आपको। तो बोल सकते हैं कि डार्विन के हिसाब से क्या बोलते हैं, यूजफुल, अकॉर्डिंग डार्विन यूजफुल वेरिएशन आर इनहेरिटेबल। यूजफुल वेरिएशन जो कैसे होता है भैया, यूजफुल वेरिएशन जो कि इनहेरिटेबल, समझे, यूजफुल वेरिएशन आर इनहेरिटेबल, समझ आपको। डार्विन ने बात किया तब यह कि जो यूजफुल वेरिएशन जो होता है वो कैसे होता है भाई, इनहेरिटेबल, बात समझे ना। तो यूजफुल वेरिएशन आर इनहेरिटेबल, समझे। डार्विन ने क्या बोलता है कि भाई जो यूजफुल वेरिएशन जो होता है, यूजफुल वेरिएशन जो कि कैसे होता है भैया, इनहेरिटेबल, समझ आपको। तो आखिर में डार्विन ने बोला था कि जो यूजफुल वेरिएशन जो होते हैं कैसे होते हैं, यूजफुल वेरिएशन हमेशा कैसे होते हैं भाई, इनहेरिटेबल, समझे। तो यूजफुल वेरिएशन जो कि कैसे होते हैं, इनहेरिटेबल, वो इनहेरिट हो जाता है किसमें, नेक्स्ट जनरेशन में, समझे ना। तो वो कैसे, जो यूजफुल वेरिएशन होते हैं वो कैसे क्या हो जाता है भैया, यूजफुल वेरिएशन नेक्स्ट जनरेशन में आप समझो कि इनहेरिट हो जाता है, ठीक है। तो यूजफुल वेरिएशन जो कि नेक्स्ट जनरेशन में क्या हो जाता है, नेक्स्ट जनरेशन में यूजफुल वेरिएशन आप समझो कि इनहेरिट हो जाता है, ठीक है। तो आपने वेरिएशन के बारे में समझ लिया, ठीक है। फिर बात करेंगे फोर्थ पॉइंट के बारे में भाई। फिर डार्विन ने बात किया था किसके बारे में भाई, डार्विन ने बात किया था किसके बारे में, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ठीक है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ठीक है। तो नाम से आपको ऐसा काम समझ आ गया होगा, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, समझे। तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट मतलब जो भैया जो फिट है वो सर्वाइव करेगा, जो फिट है वो क्या कर जाएगा, सर्वाइव कर जाएगा, समझे। जो फिट हो क्या हो जाएगा भाई, जो फिट है वो सर्वाइव कर जाएगा, समझे ना। जो फिट है वो सर्वाइव करेगा, जो फिट है वो सर्वाइव करेगा, बात समझे। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो फिट है वो सर्वाइव करेगा। लेकिन डार्विन के हिसाब से डार्विन ने सिर्फ आप समझो कि डार्विन आप समझो अकॉर्डिंग टू डार्विन के हिसाब से फिटनेस का मतलब, फिटेस्ट का मतलब एक ही फिटनेस है क्या, रिप्रोडक्टिव फिटनेस, समझे। डार्विन के हिसाब से फिटनेस का मतलब क्या, डार्विन के हिसाब से समझो फिटनेस का सिर्फ एक ही मतलब है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस का मतलब होता है कि जो जितना मोर नंबर ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस करता है, जो जितना मोर नंबर ऑफ प्रोजेनी रिप्रोड्यूस करता है उतना ज़्यादा वो फिट है, बात समझे। जो जितना ज़्यादा ये क्या करता है, जो जितना ज़्यादा क्या करता है भाई, आप समझना है कि जो जितना ज़्यादा आप समझो कि क्या करता है, रिप्रोड्यूस करेगा भाई, वही उतना ही वो फिट है, बात समझ आपको, अकॉर्डिंग टू डार्विन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डार्विन बात करें हम लोग, ठीक है। डार्विन ने सिर्फ आप समझना है कि अकॉर्डिंग टू डार्विन, ठीक है, फिटेस्ट मतलब समझ रहे हैं, जो फिट है वो क्या कर जाएगा, जो फिटेस्ट, ठीक है, फिटेस्ट जो फिट है ये सर्वाइव कर जाएगा, जो फिट है वो सर्वाइव कर जाएगा, ठीक है। तो लेकिन अकॉर्डिंग टू डार्विन, अब हम लोग बात करेंगे अकॉर्डिंग टू डार्विन ने सिर्फ आप समझना है कि कौन से फिटनेस में, डार्विन ने सिर्फ आप समझना है कि कौन सी फिटनेस के बारे में बात करता। तो अकॉर्डिंग टू डार्विन ने सिर्फ आप समझना कि अकॉर्डिंग टू डार्विन, ठीक, ओनली फिटेस्ट ओनली रिफर टू फिटेस्ट, मतलब फिटेस्ट का मतलब डार्विन, ठीक है, फिटेस्ट का मतलब डार्विन का क्या भैया, फिटेस्ट का मतलब क्या है, फिटेस्ट अकॉर्डिंग टू डार्विन फिटेस्ट मींस फिटेस्ट ओनली किससे रिफर कर, ओनली रिफर टू रिप्रोडक्टिव फिटनेस, समझे ना। तो डार्विन सिर्फ एक ही फिटनेस को जानते थे भैया, वही फिटनेस को जानते थे क्या, रिप्रोडक्टिव फिटनेस, समझे ना। रिप्रोडक्टिव फिटनेस भैया जो जितना ज्यादा प्रोजेनी क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, जितना ज्यादा जो बच्चे पैदा करेगा उतनी ही फिट है, बात समझ, ठीक है। यही था डार्विन कहना कि जो जितना ज्यादा बच्चे पैदा करेगा वही उतना फिट है, उतना ज्यादा फिट है, समझे। ये डार्विन का तबियत, ठीक है। डार्विन ने सिर्फ एक ही फिटनेस के बारे में बात किया था भैया, वो है रिप्रोडक्टिव फिटनेस, समझे। डार्विन ने सिर्फ एक ही फिटनेस के बारे में मेन फोकस किया था, जिससे बोला जाता है क्या, जिससे बोला जाता है भाई रिप्रोडक्टिव फिटनेस, समझे। तो डार्विन ने मेन एक ही फिटनेस के बारे में बात किया, जिससे क्या बोलता है, जिससे हम लोग बोलता है रिप्रोडक्टिव फिटनेस, इससे बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपने समझ लिया। तो ये आपने समझा कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो फिट है सर्वाइव करेगा, जो फिट है ये सर्वाइव कर जाएगा, ठीक है। जो फिट है वो क्या कर जाएगा भाई, ये सर्वाइव कर जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट हम लोग, ठीक, क्या अब हम लोग बात करेंगे क्या, मेन हम लोग बात करेंगे क्या, डार्विन के की पॉइंट, डार्विन का मेन 2 कोई पॉइंट है। अब बात करेंगे कि मेन
डार्विन के 2 की पॉइंट है। कौन कौन से भाई? एक हम लोग का है जिसे बोलते हैं ब्रांचिंग डिसेंट, एक है जिसे बोला जाता है क्या? ब्रांचिंग डिसेंट, और दूसरा है नेचुरल सिलेक्शन। ये डार्विन के टू मेन की पॉइंट है किसके? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के, समझे ना। तो ये तो हम लोग के सारे की पॉइंट है, लेकिन जो मेन इससे भी जो बड़ा सबसे मेन जो की पॉइंट है भाई, 2 की पॉइंट के बारे में बात करेंगे। आप बात समझे, इसको आप लिख सकते हो। फिर इसके बाद हम लोग की पॉइंट को देखेंगे डार्विन का, समझे ना। जो मेन की पॉइंट इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको आप लिख सकते हो भाई, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। 2 मेन की पॉइंट अब बात करेंगे हम लोग। 2 जो मेन सबसे जो मेन कीमती जो की पॉइंट है भाई डार्विन का थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। बात समझे, देखो भाई, तो बात कर लेते हैं भाई 2 मेन की पॉइंट ऑफ थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। 2 मेन की पॉइंट ऑफ 2 मेन की पॉइंट ऑफ थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, समझे ना। तो कौन कौन से 2 मेन की पॉइंट है भाई थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की, उसको डिस्कस करते हैं। चलो, तो 2 मेन की पॉइंट ऑफ थ्योरी ऑफ थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। तो आखिर में थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कौन कौन से 2 मेन की पॉइंट है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक। चलो भाई, तो आखिर में देख लेते हैं आखिर में क्या है इसका मेन की पॉइंट है, इसके हम लोग किससे भैया नेचुरल सिलेक्शन की, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखो, फर्स्ट है जिसे बोलते हैं क्या? फर्स्ट है जिसे बोलते हैं ब्रांचिंग डिसेंट, और दूसरा है क्या? नेचुरल सिलेक्शन। फर्स्ट है जिसे बोला जाता है भाई ब्रांचिंग डिसेंट, एक हम लोग का इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ब्रांचिंग डिसेंट। एक है जिसे बोला जाता है, इसे बोलते हैं क्या? ब्रांचिंग डिसेंट। और दूसरा जो है भाई इसे बोलते हैं क्या? ब्रांचिंग डिसेंट, ठीक है, ब्रांचिंग डिसेंट। और दूसरा जिसे बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन, दूसरा जिसे क्या बोलते हैं भाई? नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन इसे बोला जाता है, नेचुरल सिलेक्शन इसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेन जो कि ये 2 मेन क्या है भैया? 2 मेन की पॉइंट किसके? 2 मेन की पॉइंट है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के, ठीक है। एक है भाई ब्रांचिंग डिसेंट, इसी को बोलते हैं डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन, इसी को बोला जाता है क्या? डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। और दूसरा जो की पॉइंट इसे बोलता है नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। तो ब्रांचिंग डिसेंट, नाम से समझो ब्रांचिंग डिसेंट, ये हम लोग को बताता है भैया क्या, किसको एक्सप्लेन करता है ये ब्रांचिंग डिसेंट। आप समझना कि ये ब्रांचिंग डिसेंट किसको एक्सप्लेन करता है भैया? मैकेनिज्म। आप समझना कि पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन को बताता है, ये हम लोग के पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन को शो करता है, समझे ना। तो ब्रांचिंग डिसेंट क्या शो करता है, किसको एक्सप्लेन करता है भैया? हम लोग के इवोल्यूशन के पैटर्न को। आखिर में किसको बताता है भैया? हम लोग के इवोल्यूशन के पैटर्न को ये बताता है कि एक्चुअल में इवोल्यूशन कैसे हो। जैसे कि एम्फीबियंस, आप समझना सबसे पहले फिश के बाद कौन है भैया? फिश से इवॉल्व हुए कौन? एम्फीबियंस से बाद फिर हम लोग क्या है? कौन? रेप्टाइल्स। और रेप्टाइल्स से आप फिर हम लोग क्या भी? बर्ड्स एंड मैमल्स। तो ये क्या होता है? किसको शो कर रहा है? ये हम लोग को समझो किसको शो कर रहा है, ये हम लोग का किसको शो कर रहा है? आप समझना कि ये इवोल्यूशन के पैटर्न को शो कर रहे हैं। किसको शो कर रहा है भाई? इवोल्यूशन के पैटर्न को ये शो कर रहे हैं। बात समझ है आपको? तो आखिर में ब्रांचिंग डिसेंट क्या है, किसको एक्सप्लेन करता है? ये एक्सप्लेन करता है किसको? मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन को, समझे ना। तो बोल सकते हैं कि ब्रांचिंग डिसेंट किसको एक्सप्लेन करता है? ये एक्सप्लेन करता है एक्सप्लेन दी मैकेनिज्म। आप समझना कि पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन, समझे किसको एक्सप्लेन करता है? आप समझना कि ये पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करता है, ठीक है, पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन। तो ब्रांचिंग डिसेंट जो कि हम लोग को किसका? ब्रांचिंग डिसेंट से हम लोग समझना किसके बारे में पता चलता है भैया? किसके बारे में पता चलता है? पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन के बारे में, पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन के बारे में हमको पता चलता है, समझे। तो ब्रांचिंग डिसेंट से हम लोग को पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन के बारे में भाई पता चलता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन में आप समझना कि नेचुरल सिलेक्शन में हम लोग को भैया इवोल्यूशन का क्या मैकेनिज्म है, अभी तो देखे ना कि एक्चुअल में नेचुरल सिलेक्शन क्या है? नेचर जिसको सेलेक्ट करता है भैया वो हम लोग का क्या है? नेचुरल सिलेक्शन। नेचर जिसको सेलेक्ट करे वो क्या है? नेचुरल सिलेक्शन। नेचर जिसे चुने, नेचर जिसे सेलेक्ट करे उसे क्या बोलते हैं भाई? उसे बोला जाता है नेचुरल सिलेक्शन। इसे बोलते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि सिलेक्टेड बाय नेचर। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या है? सिलेक्टेड बाय नेचर, समझे। सिलेक्टेड बाय नेचर, ठीक है। जो बताता है भैया कि जो किसको बताता है? जो हम लोग के
इवोल्यूशन का आखिर में क्या मैकेनिज्म है, जो किसको बताता है भैया कि इवोल्यूशन का क्या मैकेनिज्म है, उसको ये शो करता है। समझे, नेचुरल सिलेक्शन से हम लोग क्या पता चलता है भैया कि आखिर में इवोल्यूशन का क्या मैकेनिज्म है, उस चीज के बारे में आखिर में किसको बताता है, ये किसको एक्सप्लेन करता है। तो आखिर में नेचुरल सिलेक्शन हम लोग के इवोल्यूशन के मैकेनिज्म को, इवोल्यूशन का मैकेनिज्म को आप समझो, इवोल्यूशन क्या मैकेनिज्म है उसको नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू हम लोग समझते हैं। बात समझ जाए आपको, क्लियर हुआ आपको, ठीक है। तो आखिर में आपने समझा कि दो मेन की पॉइंट है किसके भाई, नेचुरल सिलेक्शन के, ठीक है। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के दो मेन की पॉइंट कौन कौन से, एक हम लोग का ब्रांचिंग डिसेंट और दूसरा जिसे बोलते हैं क्या, दूसरा जिसे बोला जाता है भाई नेचुरल सिलेक्शन, इसे हम लोग बोलते हैं, ठीक। अब बात करते हैं भाई कि इससे आप समझना है कि एक हम लोग के हैं नेचुरलिस्ट है, ठीक है, एक नेचुरलिस्ट है जिसे बोला जाता है मेलेआर्ड, क्या बोलता है जिसको, एक नेचुरलिस्ट है जिसे बोला जाता है भैया अल्फ्रेड रसेल वेलिस, अल्फ्रेड रसेल वेलिस, ठीक है। एक हम ये भी क्या नेचुरलिस्ट है अल्फ्रेड रसेल वेलिस, समझे, अल्फ्रेड रसेल वेलिस। तो आखिर में जो अल्फ्रेड रसेल वेलिस ये हम लोग का नेचुरलिस्ट है, आप समझना कि कहाँ गए थे, इन्होंने काम किया, कहाँ इन्होंने काम किया था, कहाँ पर, मरे आर्चिपेलागो, कहाँ काम किया, इन्होंने कहाँ काम, आप समझना कि इन्होंने कहाँ वर्क किया, कहाँ, मले आर्चिपेलागो, ठीक, मेले आर्चिपेलागो में इन्होंने वर्क किया, ठीक, मले आर्चिपेलागो में इन्होंने वर्क किया। बात समझे, तो मेले आर्चिपेलागो में इन्होंने वर्क किया, समझे। इन्होंने किस पर कहाँ काम किया, तो भैया अल्फ्रेड रसेल वेलिस ने किस कहाँ वर्क किया, तो इन्होंने मले आर्ची, एक आइलैंड का नाम है, ठीक, आइलैंड का नाम है, समझे, कोई जानवर का नाम नहीं है, एक आइलैंड है जिससे बहुत बड़ा आइलैंड है जिससे बोला जाता है क्या, मेले आर्चिपेलागो। अभी प्रेजेंट देखे इंडोनेशिया, जो इंडोनेशिया है ना, उससे पहले क्या बोला जाता था भैया, उससे पहले बोलते थे मेले आर्चिपेलागो। अभी का जो इंडोनेशिया है ना, उससे क्या बोलते थे पहले भैया, उससे पहले बोला जाता था क्या, मेले आर्चिपेलागो उससे पहले बोला जाता था, ठीक है। बात समझ गए आपको। अल्फ्रेड रसेल वेलिस आप समझो कहाँ वर्क किए थे, यही मेले आर्चिपेलागो इंडोनेशिया में वर्क किए थे। इन्होंने सेम आप समझना कि जो हम लोग ने की पॉइंट, जो हम लोग ने देखा क्या भैया, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का जो मेन कंक्लूजन था, ठीक है, आप समझना कि सेम कंक्लूजन में ये हम लोग अल्फ्रेड रसेल वेलिस भी पहुंचे कि ऑर्गेनिज्म जो है भैया, ऑर्गेनिज्म के पास हाई रिप्रोडक्शन रेट का कैपेसिटी है, ऑर्गेनिज्म के वेरिएशंस होते हैं, वही सेम स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सेम आप समझना सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर कंक्लूजन में भी पहुंचे कौन, ये हम लोग के अल्फ्रेड रसेल वेलिस, सेम टाइम में, समझे, सेम टाइम में जिस टाइम में डार्विन ने काम किया था भाई, उसी टाइम में आप समझो कि अल्फ्रेड रसेल वेलिस भी काम कर रहे थे। कहाँ, इन्होंने कहाँ काम कर, ये हम लोग के कहाँ काम कर, मेरे आर्चिपेलागो। डार्विन का मेन वर्क कहाँ किया, उन्होंने गैलापागोस आइलैंड में डार्विन ने काम किया था। डार्विन ने कहाँ काम किया था भैया, गैलापागोस आइलैंड में, ठीक है। और अल्फ्रेड रसेल वेलिस कहाँ वर्क कर रहे थे भैया, हम लोग वर्क कर रहे थे कहाँ पर, मेले आर्चिपेलागो। और इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इन्होंने वही सेम बिल्कुल सिमिलर कंक्लूजन में पहुंचे थे कि वही हम लोग का क्या होता है, ब्रांचिंग डिसेंट, यही हम लोग का यही सेम मेन पॉइंट में पहुंचे थे, दो के डार्विन पहुंचे थे। लेकिन अंतर क्या था, डार्विन को इस पॉइंट, इस समझो कि इसको जानने के लिए, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में आप समझना कि ऑब्जर्व करने के लिए ना जाने कितने काफ़ी सालों लग गया उसको, ठीक है, 10-12 साल लग गया उसको जानने। लेकिन जो मैं अल्फ्रेड रसेल वेलिस वही चीज़ को बहुत ही कम टाइम में आप बोल सकते हो कि 1-2 साल में, जो डार्विन को 10 साल लगा था करने, खोजने, समझने में, वही अल्फ्रेड रसेल वेलिस ने 2 साल में जान लिया। वही सब चीज़ को आप समझो कि 1-2 साल में अल्फ्रेड रसेल वेलिस ने ऑब्जर्व कर लिया, सेम बिल्कुल सिमिलर कंक्लूजन में पहुंच गए। बात समझ आपको। तो अल्फ्रेड रसेल वेलिस ही ऑल्सो केम टू, क्या बोल सकते हैं भैया कि अल्फ्रेड रसेल वेलिस ही, और आप समझना कि ये भी हम लोग के सिमिलर कंक्लूजन पर, ठीक है। ही ऑल्सो कम इनटू, ठीक है, ही ऑल्सो केम इनटू सिमिलर कंक्लूजन, ये भी हम लोग के सिमिलर, he also came into similar conclusion, समझे, सिमिलर कंक्लूजन, समझे। तो he also came in सिमिलर कंक्लूजन। बात समझे, आप समझना है कि अल्फ्रेड रसेल वेलिस भी हम लोग के सिमिलर कंक्लूजन में पहुंचे भी अराउंड सेम टाइम, समझे। तो एक ही उसी टाइम में आप समझना कि अल्फ्रेड रसेल वेलिस ने सेम सिमिलर कंक्लूजन पहुंचे, ये भी हम लोग के किसमें भैया,
अल्फ्रेड रसेल वेलिस में आप समझो कि सिमिलर कंक्लूजन में पहुंचे अराउंड द सेम टाइम, भैया सेम टाइम समझे, अराउंड द सेम टाइम, अराउंड द सेम टाइम में पहुंचे, समझे, सेम टाइम में पहुंचे। तो आखिर में डार्विन को इसके बारे में पता कैसे चला भैया, डार्विन को इसके बारे में पता कैसे चला भैया, अल्फ्रेड रसेल वेलिस, समझे, क्योंकि उस टाइम के बेस्ट जो क्या है भैया नेचुरलिस्ट थे, डार्विन थे, क्योंकि डार्विन काफी सालों से बोल सकते काम कर रहे थे, समझे। तो आखिर में आप समझो कि जो अल्फ्रेड रसेल वेलिस जो अपना पेपर था ये डार्विन को ही भेज दिए, ठीक है, डार्विन को ही भेज दिए कि देखो भैया कि आखिर में जो है मैंने जो चीज़ को ऑब्जर्व किया ये सही है कि गलत, ठीक है। तो आखिर में क्या होगा, फिर डार्विन ने देखा कि तो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है जो मैंने ऑब्जर्व किया था, जो मेरा कंक्लूजन था ये तो बिल्कुल सेम टू सेम इसका भी क्या अल्फ्रेड रसेल वेलिस का बिल्कुल सेम टू सेम कंक्लूजन है, ठीक है। फिर डार्विन ने अपना बुक को क्या कर दिया भैया, फिर जो डार्विन का जो बुक था उसको क्या कर दिया, फिर डार्विन ने उसको पब्लिश कर दिया, जिसका नाम क्या है, डार्विन का बुक का नाम क्या है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय द मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय द मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, बात समझे। तो अल्फ्रेड रसेल वेलिस भी सिमिलर कंक्लूजन में पहुंचे थे भैया सेम टाइम में, ठीक है। उसके बाद इन्होंने पेपर भेज दिया किसको, डार्विन को, क्योंकि डार्विन काफी ज्यादा फेमस थे, काफी ज्यादा मतलब काम काफी सालों से काम कर रहे थे, तो इनको काफी ज्यादा कुछ नॉलेज था, ऐसा नहीं कि अल्फ्रेड रसेल वेलिस को नहीं था, लेकिन बहुत ही कम टाइम में ना इन्होंने कंक्लूजन को ढूंढ लिया था, बात समझे। तो इसीलिए इन्होंने पेपर डार्विन को ही भेज दिया, फिर डार्विन ने अपना बुक को फटाफट क्या कर दिया भैया, पब्लिश कर दिया, बात समझे। डार्विन का बुक का नाम क्या था भाई, डार्विन का जो बुक का नाम क्या था, आप समझना कि डार्विन का बुक का नाम क्या था, डार्विन का बुक का नाम डार्विन बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय द मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। क्या नाम था डार्विन के बुक का भाई, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय द मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय द मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, ये इस बुक का नाम था डार्विन का। तो डार्विन का बुक का नाम क्या था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय द मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, बाय द मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, बात समझे। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय द मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, समझे। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय द मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ये बुक था डार्विन का, बात समझे। तो आपने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में समझ लिया कि एक्चुअल में क्या थ्योरी है, आखिर में थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में समझ लिया। तो आई होप ये आपको सारा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, किसी भी टाइप का इसमें डाउट नहीं आया होगा। तो ओवरऑल हम लोग कंक्लूड करें, क्या कंक्लूड करते हैं कि मेन डार्विन ने क्या दिया था, डार्विन ने दिया था भाई थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो आखिर में थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या है, मेन डार्विन का ये कहना था भैया कि नेचर किसको सेलेक्ट करता है, नेचर उसी को सेलेक्ट करता है जो फिट है उसी को नेचर सेलेक्ट करता है। फिट का मतलब क्या है कि अपने आप को आप समझ रहे हैं कि फिटनेस का मतलब क्या है, डार्विन के हिसाब से फिटनेस का सिर्फ एक ही मतलब है भैया कि फिट मतलब कि पर्सन इंडिविजुअल कैसे होना चाहिए, इंडिविजुअल रिप्रोडक्टिव फिट होना चाहिए, मतलब अगर इंडिविजुअल मोर नंबर ऑफ क्या कर रहा है, मोर नंबर ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो फिट है, बात समझे। तो वही मेन डार्विन ने ऑब्जर्व किया कि आखिर में जो आप समझें जो अपने आप को, ठीक है, जो अपने आप को इन्वायरमेंट के साथ क्या कर लेता है, एडेप्ट कर लेता है, अपने आप को जो इन्वायरमेंट के साथ एडेप्ट कर लेता है, समझे, उसी को नेचर सेलेक्ट करता है। जिसके पास यूजफुल वेरिएशन है, जिसके पास क्या भैया यूजफुल वेरिएशन है, उसी को नेचर सेलेक्ट करता है, समझे। जो लड़ सकता है किसके लिए, जो किसी भी आप समझो किसी भी हार्श हैबिटाट से, आप समझे कि हार्श इन्वायरमेंट से लड़ सकता है, समझे, अपने आप को क्या कर सकता है भैया, प्रोटेक्ट कर सकता है, वही फिट है, वही उसी को नेचर सेलेक्ट करता है, बात समझ। ये मेन था डार्विन का कंक्लूजन, ये मेन क्या था भाई, डार्विन का कंक्लूजन मेन क्या था, ये थ्योरी था, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की नेचर उसी को चुनेगा जो कि फिट है, जो सर्वाइव करता है भैया, जिसके पास यूजफुल वेरिएशन, जिसके पास क्या यूजफुल वेरिएशन है, जो किसी भी आप समझो कि हार्श इन्वायरमेंट से क्या कर सकता है भैया, हार्श इन्वायरमेंट में भी अपने आप को क्या कर सकता है भैया, वो अपना फाइट कर सकता है, समझे, अपने आप को किसी भी इन्वायरमेंट में किसी भी हैबिटाट में अपने आप को जो एडेप्ट कर लेता है उसी को नेचर सेलेक्ट करता है। तो ये मेन पॉइंट था भैया थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये मेन क्या था, ये मेन पॉइंट था भाई थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का। तो आई होप ये आपको थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन आपको क्लियर समझ आया कि एक्चुअल में क्या है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। तो ये हम लोग का था थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इसी को बोलते हैं क्या, डार्विनिज्म। तो आई होप ये आपको थ्योरी समझ आया होगा भाई आपको, ठीक है। तो मिलते हैं भाई अगले
लेक्चर में। थैंक यू।